Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer art, today's topic is MS-DOS. So let's start the chapter. Learning objectives, functions of an operating system OS, Microsoft Disk Operating System or MS-DOS, directory or folder, types of directories, file name, rules of file naming, types of DOS commands, internal DOS commands, the date and the time command, directory commands of DOS, to change the drive, making a directory, the MD command, changing directories, the CD command, removing a directory, the RD command, displaying a list of files, the dir command options, file commands. A computer cannot work on its own. It needs to be given instructions for each and every task it is to perform. These instructions are known as programs. There is a set of programs that acts as an interface or interpreter between the user and the machine. This set of programs is known as the operating system. Therefore, the operating system is a set of programs that makes the hardware function. This software performs the function of storage management, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। बच्चों आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो होता है वो खुद से काम नहीं कर पाता, उसे हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि वो हर टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो एक्ट करते हैं एज ए इंटरफेस और इंटरप्रेटर बिटवीन यूजर्स एंड मशीन्स। ठीक है, ये एक तरह का जो प्रोग्राम्स होते हैं एक तरह के इंटरफेस होते हैं, किसके बीच में, यूज़र मतलब हम लोग जो यूज़ करने वाले होते हैं और जो मशीन होती है कंप्यूटर के बीच में। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है इन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि बनाता है हार्डवेयर को फंक्शन करना। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट, जिसमें वो क्या करते हैं, इनपुट हम डालते हैं और फिर वो प्रोसेस होता है एंड देन वो हमारे सामने उसका आउटपुट निकलता है। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS, वी कैन कैटेगराइज द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज कमांड इंटरप्रिटेशन, second memory and CPU management, third disk management, fourth input output device management. First, command interpretation. The OS acts as a interpreter or interface between a user and the machine. It translates the commands given by the user and helps the machine to execute it. It provides a consistent platform for applications to deal with hardware. Second, memory and COU management. It manages the hardware as well as the softwares of the system. These include storage and processors management. It controls these resources and manages them for the user. Third, disk management. The various disks and other storage devices are controlled and managed by the OS. It manages the disk space for the user. Fourth, input-output device management. It coordinates and manages the different input and output devices attached to the computer. तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? कमांड इंटरप्रिटेशन, मेमोरी एंड CPU मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कमांड इंटरप्रिटेशन की। OS जो होता है वो आपको पता ही है कि एक तरह से वो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूज़र एंड द मशीन। ठीक है, ये ट्रांसलेट करता है कमांड्स को जो कि दी जाती हैं यूज़र के द्वारा और हेल्प करता है मशीन को ताकि वो उसे क्या कर सके, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन ताकि आप उसके साथ डील कर सको। ठीक है, किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। सेकंड आता है हमारा मेमोरी एंड COU मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेज करता है हार्डवेयर को और साथ के साथ ये सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है हमारे सिस्टम के। ठीक है, इसमें आपके स्टोरेज और प्रोसेसर मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। ये कंट्रोल करता है इन रिसोर्सेज को और फिर मैनेज करता है किसके लिए, यूज़र्स के लिए।
थर्ड आता है हमारा डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जितने भी आपकी वेरियस डिस्क होती है या फिर आपके दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये मैनेज भी करता है डिस्क स्पेसर फॉर द यूज़र। फोर्थ आता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को जो कि अटैच होते हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और MS-DOS। One such operating system used with the PC is the Microsoft Disk Operating System, generally referred to as MS-DOS. MS-DOS is contained in 3 files: 10.sys, ms-dos.sys and command.com. When the computer is switched on, these files are placed in the memory of computer and help to run it. Now, before we learn anything more about MS-DOS, we must know that all the data in a computer system is stored in directories और folders. तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं MS-DOS के बारे में, ठीक है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे पीसी के साथ क्या करता है, काम करता है या उसके साथ यूज़ किया जाता है, जिसे हम MS-DOS कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी 3 फाइल्स रहती हैं जो कि यहाँ पे आपको दी गई हैं। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो ये आपकी जो फाइल्स होती हैं ये प्लेस्ड होती हैं कहाँ पे, मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में ये प्लेस होती हैं, ठीक है, और ये हेल्प करती हैं कंप्यूटर को रन करने में। जब हम लर्न कर लेते हैं इनके बारे में जो कि है MS-DOS, तो हमको पता होना चाहिए कि जो ऑल द डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम वो स्टोर होता है किसमें, डायरेक्टरीज या फिर फोल्डर्स में। नाउ डायरेक्टरी और फोल्डर, like your real life folders where you have many different papers stored in one folder, there are many different files stored in folders or directories. They act like shelves in an almirah where different books are stored in different shelves. Similarly, in computer, the directories help to organize your data and help you manage it. अब डायरेक्टरी और फोल्डर क्या होते हैं, एक तरह के होते हैं, जैसे कि आपके अलमीरा में फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स में क्या होते हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो डायरेक्टरीज होती हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे आपके फोल्डर्स होते हैं या आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लगी हुई होती है। इसी तरह से कंप्यूटर जो होते हैं उसमें आपकी डायरेक्टरीज होती हैं वो हेल्प करती है आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और वो आपको हेल्प करती है उसे मैनेज करने में। टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज, द डायरेक्टरीज आर ऑफ 2 टाइप्स, रूट डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है कि डायरेक्टरीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती है, रूट डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रूट डायरेक्टरी की। फर्स्ट, रूट डायरेक्टरी, दिस इज द मेन डायरेक्टरी ऑफ द कंप्यूटर एंड दिस इज व्हाट यू सी व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स। सेकंड, सब डायरेक्टरी, this is a directory that is placed within another directory. This directory can either be the root directory or other subdirectory. The directory that contains the subdirectory is called the parent directory. These directories contain the various files you use to work on your computer. All the data in your computer is stored in the form of files. These files in turn are placed in directories. Each file has a unique name and location. The file name identifies the center of the file. ठीक है बच्चों, अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। रूट डायरेक्टरी जो होती है वो आपकी मेन डायरेक्टरी होती है किसकी, कंप्यूटर की, ठीक है, और जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप इसे ही देखते हो। सब डायरेक्टरी जो होती है वो आपकी प्लेस की जाती है विद अनदर डायरेक्टरी, ठीक है, इसे आप सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, इसको आपको अनदर डायरेक्टरी के साथ ही यूज़ करना होता है। ये जो डायरेक्टरी होती है ये इधर आपकी रूट डायरेक्टरी होती है या फिर आपकी दूसरी सब डायरेक्टरी होती है। जो डायरेक्टरी होती है जिसमें आपकी सब डायरेक्टरीज को कंटेन किया जाता है उन्हें हम पेरेंट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्टरीज होती हैं ये कंटेन करती हैं आपकी वेरियस फाइल्स जो कि आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में काम करने के लिए। जितना भी डाटा होता है आपके कंप्यूटर में वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, ठीक है। आपने देखा ही होगा जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपका जो डेटा होता है वो फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। आपको अलग अलग जो आपके फाइल के नाम से उसे दिया रहता है अपने नाम, तो आप उनको क्या करते हो, ओपन करते हो। तो ये जो फाइल्स होती हैं ये अपने टर्न वाइज प्लेस होती हैं डायरेक्टरी में, ठीक है, और हर फाइल जो होती है उसका यूनिक नेम एंड लोकेशन होता है, ठीक है, और फाइल का जो नाम होता है वो आइडेंटिफाई करता है द सेंटर ऑफ द फाइल। नाउ फाइल नेम, a file name has 2 parts, primary name, extension name. These names are separated by a dot. Look at the
given file name school.txt. Here school is the primary name and txt is the extension name, where the primary name is a name given to a file by you and the extension name shows the type of file it may be. First, primary name. A primary name can have a maximum number of 8 characters. It can contain all alphabets and numbers, for example XYZ, XLZ, etc. Second, extension name. It can have a maximum of 3 characters. A file name need not have an extension. These are used to differentiate the file type. For example, the extension of the text file is txt, doc is the extension of document files, etc. File name can comprise of the following characters: an alphabet A to Z, second a number 0 to 9, other characters, $, hash, and @1, %, etc. अब बच्चों हम बात कर लेते हैं फाइल नेम की। ठीक है, फाइल नेम भी आपके 2 तरह के होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी नेम और दूसरा होता है आपका एक्सटेंशन नेम। ठीक है, अब आप किसी भी फाइल के नाम को 2 तरीके से क्या करते हो, उन्हें अलग अलग करते हो, लेकिन उसके बीच में क्या लगाते हो आप, डॉट लगाते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, किसी फाइल का नाम क्या है, स्कूल से रिलेटेड कोई फाइल है, लेकिन उसको अलग किया गया है .txt के रूप में। यहाँ पे आपका दिखा है कि स्कूल जो है वो प्राइमरी नेम है और txt जो है उसका क्या है, एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, जहाँ पे आपका प्राइमरी नेम जो होता है वो आपका नेम होता है एग्जैक्टली उस फाइल का, जबकि जो एक्सटेंशन होता है वो शो करता है कि किस टाइप की वो फाइल है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं प्राइमरी नेम क्या होता है। प्राइमरी नेम जो होता है उसमें आपके 8 कैरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आप 8 कैरेक्टर मैक्सिमम उसका नाम रख सकते हो और इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। एक्सटेंशन नेम जो होता है उसमें आपके मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, उसमें आपका फाइल नेम जो होता है वो आप एक्सटेंशन में नहीं लगा सकते। ये जो आपके एक्सटेंशन होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं आपके फाइल टाइप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टेक्स्ट वाली फाइल है तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, txt लिखोगे। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वाली फाइल है तो आप वहाँ पे सिंपली doc लिखोगे। अब फाइल नेम जो होता है वो कंप्राइज करता है ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, मतलब आपकी फाइल नेम में आपके A to Z कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और उसमें दूसरे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो दूसरे सिम्बल्स होते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो अपने फाइल नेम में। Rules of file naming. First character should be an alphabet. Primary name should be of maximum 8 characters. Spaces are not allowed. Extension should not exceed 3 characters. Some valid names are abc.dat, employee.doc, exec.t, xyz, x123.bak. Some invalid names are abc.dat, %yz.x, employee123.doc, abc.dat, abc.xyzp। अब बच्चों यहाँ पे एक रूल्स बताए गए हैं कि कैसे आप अपनी फाइल को नेम कर सकते हो। ठीक है, आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा अल्फ़ाबेट में ही होना चाहिए और जो आपका प्राइमरी नेम है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम 8 ही होने चाहिए। स्पेसेस को अलाउड नहीं किया जाता, मतलब आप 2 लेटर्स के बीच में या 2 नंबर्स के बीच में स्पेस नहीं लगा सकते। एक्सटेंशन जो होता है वो आपका 3 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आपको कुछ वैलिड नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको abc.dat, ये आपका वैलिड नेम है किसी भी फाइल का, और कुछ इनवैलिड नेम्स भी दिए गए। इस तरह से आप अपने जो फाइल का नेम है वो नहीं रख सकते। ठीक है, ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा अपनी फाइल का नेम देने में। Now types of DOS commands. To perform a task, it is necessary to give commands to the computer. DOS commands can be divided into 2 types. First, internal commands and second, external commands. Internal commands. These are instructions that are loaded into the internal memory while loading MS-DOS and do not require any special DOS files for their execution. Second, external commands. These require special DOS files for their execution. An example of an external command is tree. To be able to execute the tree command, the file tree.com must be present in the computer.
अब बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं कि कैसे आप कमांड्स को दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई टास्क को परफॉर्म करना है तो आपको नेसेसरी हो जाता है कि आपको वहाँ पे कमांड देना होता है कंप्यूटर को। अब आपकी डॉस की जो कमांड होती है वो आपके दो टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? इंटरनल कमांड एंड सेकंड होती है आपकी एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल जो कमांड होती है उसमें क्या होते हैं, आपके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि लोडेड होते हैं इनटू द इंटरनल मेमोरी। जब आप क्या कर रहे होते हो, MS DOS को लोड कर रहे होते हो, ठीक है। और इसमें कोई भी स्पेशल DOS फाइल रिक्वायर नहीं होती फॉर देयर एग्जीक्यूशन। सेकंड हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कमांड्स की, ठीक है। ये जो कमांड्स होती हैं ये रिक्वायर करती हैं स्पेशल DOS फाइल्स को फॉर देयर एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं, एक्सटर्नल कमांड्स जो होती हैं किसी ट्री की, तो वो आप उसको एग्जीक्यूट तभी कर पाओगे ट्री कमांड को जब आपकी जो फाइल tree.com के नाम से आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होगी। इंटरनल DOS कमांड्स। DOS allows you to perform various activities. For example, you can display a list of the files on the disk, create files, remove unwanted files, and so on. To perform these, DOS has to be instructed to do so. These instructions are referred to as DOS commands. They are issued at the DOS prompt. This is the DOS prompt. C column \> मुझे यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम इंटरनल जो DOS कमांड्स होती है उन्हें परफॉर्म करते हैं। DOS जो होता है वो आपको अलाउ करता है ताकि आप वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सको, जैसे कि आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हो लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन द डिस्क, फिर आप उसमें फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, आप कोई भी अनवांटेड फाइल को वहाँ से रिमूव कर सकते हो। इस तरह से आप काफ़ी काम को वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। DOS जो होता है वो एक तरह से आपको इंस्ट्रक्ट करता है ताकि आप ये सब जो काम है, टास्क है, उन्हें परफॉर्म कर सको। और ये जो इंस्ट्रक्शन है उनको रेफ़र किया जाता है एज अ DOS कमांड और इनको इशू किया जाता है एज अ DOS प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि DOS प्रॉम्प्ट इस तरह से होता है, आपको इस तरह से उसकी कमांड को देना होता है। C column \> जो आपका इसका सिंबल है वो आपको यहाँ पे देना होता है। द डेट एंड द टाइम कमांड। The internal clock in the computer system keeps track of the date and time. The date can be altered using the date command which is given below. Type the DOS prompt and press enter. C column \> date. You get a message as follows. Current date is Friday 07-29-2005. Enter new date mm-dd-yy column _ Here you can enter the new date. DOS expects you to enter the new date immediately after the colon at the position of the cursor, which is blinking _ like symbol. You can set the timing using the time command. Type time at DOS prompt and press as shown below. C column \> time. You will get a message as follows. Current time is 11:47:46.92 Enter new time : DOS expects you to enter the new time in hours, minutes, seconds and A or P for AM or PM immediately after the colon where the cursor is placed. अब बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हम डेट को चेंज करते हैं, ठीक है। डेट और टाइम को चेंज करते हैं मतलब कमांड देकर, DOS कमांड देकर। इंटरनल क्लॉक जो होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसका एक तरह का वो क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है, आपके डेट और टाइम को क्या करती है, ट्रैक करती है, ठीक है। जो डेट है उसको आप ऑल्टर कर सकते हो, मतलब आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब आप उसको कैसे चेंज करोगे, आपको यहाँ पे DOS प्रॉम्प्ट दे रखा है, उसको आपको सबसे पहले एंटर करना होगा, उसके बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा इस तरह से, ठीक है। उसमें आपको करंट डेट बताएगा, ठीक है। तो आपको अगर उसको करंट डेट को चेंज करना है तो आपको वहाँ पे एंटर करना होगा न्यू डेट को, ठीक है। फिर वहाँ पे DOS जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपना न्यू डेट जो है वो इमीडिएटली, जो आपका कॉलम का साइन है, सिंबल है, उसके बाद आप अपने कर्सर को जो वहाँ पे प्लेस हो रखा है वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने न्यू डेट को वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आप न्यू टाइम को सेट कर सकते हो यूजिंग द टाइम कमांड, ठीक है। आपको टाइप करना है टाइम एट DOS प्रॉम्प्ट और फिर आपको प्रेस करना है जिस तरह से आपको नीचे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। फिर इस तरह से आपको
टाइम का भी मैसेज पूछा जाएगा, मतलब टाइम से रिलेटेड मैसेज भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको करंट टाइम तो जो है वो इस तरह से दिखा रहा है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको न्यू टाइम यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे आवर्स, मिनट और सेकंड्स को चेंज करोगे, और आप सुबह का और शाम का टाइम भी AM और PM को दर्शाकर चेंज करोगे। मतलब अगर सुबह का टाइम है तो आपको पता ही है वो AM होता है, अगर शाम का टाइम है तो आपको PM में उसे दर्शाना होगा, दिखाना होगा। टू चेंज द ड्राइव, if you are working in one drive and wish to work in another, you need to change the if drive to work in it. Suppose you are working in drive C and wish to work in drive D, you need to type at the DOS prompt and press enter. C colon backslash greater than D colon. Now the drive will change and your screen will display D colon backslash greater than underscore. अब बच्चों यहाँ पे ड्राइव को अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, आप सपोज एक ड्राइव में काम कर रहे हो और आपको दूसरी ड्राइव में वर्क करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइव को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आप C ड्राइव में किसी भी फाइल में काम कर रहे हो, तो आपको अगर D ड्राइव में काम करना है तो आपको वहाँ पे कुछ कमांड जो होती हैं वो क्या करना होता है, एंटर करना होता है। तो इस तरह से आपको अगर C से D में जाना है तो आपको वहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टरी कमांड्स ऑफ DOS, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट डायरेक्टरी इज अ प्लेस वेयर द फाइल्स आर स्टोर्ड। When there are too many files on a disk, you may find it difficult to locate a particular file. This problem can be solved by organizing file in different directories. Certain DOS commands facilitate the creation of removal of directories so that you organize the hard disk of floppy disk. They also allow moving from one directory another and viewing the list of files on a disk. अगर आपको डायरेक्टरी कमांड्स को चेंज करना है किसी DOS फाइल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता ही है कि डायरेक्टरी जो होती है वो प्लेस होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, और उसके अंदर सारी फाइल्स भी स्टोर होती है। ठीक है, अगर आपको बहुत सारी फाइल्स को ओपन करना है या उसमें काम करना है तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर फाइल को लोकेट करना। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके इन डिफरेंट डायरेक्टरीज। अब सर्टेन DOS कमांड जो होती है वो फैसिलिटेट करती है ताकि आप क्या कर सको, डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सको और उनको रिमूव भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपनी हार्ड डिस्क को या फिर फ्लॉपी डिस्क को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, आप इजीली मूव कर सकते हो वन डायरेक्टरी से दूसरी ड्राइव में, और आप वहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो फाइल्स की ऑन अ डिस्क। मेकिंग अ डायरेक्टरी द MD कमांड, दिस कैन बी यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। To create a directory, you have to type MD directory name and press enter. Here we will create a directory name India. C colon backslash greater than MD India. MD stands for make directory and India the name of the directory you want to create. After this command has been executed, a subdirectory called India will be created under the root directory 1 in C drive. You can make many directories in a single directory. अब बच्चों हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, MD कमांड को यूज़ करेंगे। कैसे, अगर हमें किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, सपोज आपको इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी है उसे क्रिएट करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, वहाँ पे MD जो डायरेक्टरी है उसको क्रिएट करके, मतलब उस डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आपको MD वहाँ पे नाम देना होगा। ठीक है, इस तरह से MD जो होता है वो स्टैंड करता है आपका मेक डायरेक्टरी। ठीक है, और इंडिया आपको पता ही है, आपके उस डायरेक्टरी का नाम आपको देना है जो कि आप क्रिएट करोगे आफ्टर द MD कमांड। ठीक है, फिर आपके सामने एक सब डायरेक्टरी जिसको आप इंडिया बोलते हो वो आपकी क्रिएट हो जाएगी अंडर द रूट डायरेक्टरी 1 in C ड्राइव। ठीक है, अब इस तरह से आप मैनी डायरेक्टरीज बना सकते हो इन अ सिंगल डायरेक्टरी। चेंजिंग डायरेक्टरीज द CD कमांड, लेट अस सपोज that you are working on the files under the India directory and now wish to work on the files in another directory called America directory. This means that you would have to change from the India directory to America directory. To be able to access the files in a certain directory, you would have to make that particular directory active. DOS allows you to change your directory by using the CD command. At the DOS prompt, you type CD less than directory name greater than and press enter. C column backslash greater than CD America.
You can now access files of America directory. Now if you want to go back to the root directory, and you have to type cd backslash and press enter. C colon backslash greater than cd. This command takes you to root directory. If you want to go to the parent directory from a subdirectory, you have to type at DOS prompt cd and then press enter. You are now in parent directory. C colon backslash greater than cd. If you want to see the name of the directory in which you are working, you type cd and press enter after the DOS prompt. C colon backslash greater than cd. Just typing cd will display the name of the active directory. तो बच्चों हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे आप cd कमांड के थ्रू डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सपोज आप इंडिया डायरेक्टरी है उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको दूसरी डायरेक्टरी पे जाना है, उसी फाइल से आपको दूसरी डायरेक्टरी पे जाना है। सपोज आपको अमेरिका डायरेक्टरी एक दूसरी फाइल है, वहाँ पे आपको जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको cd कमांड देके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको अलाउ करेगा कि आप इंडिया डायरेक्टरी से अमेरिका डायरेक्टरी पे चले जाओ, ठीक है। इसके लिए आपको जो डॉस है वो आपकी डायरेक्टरीज को चेंज करवाएगा बाय यूजिंग cd कमांड। आपको डॉस प्रॉम्प्ट में क्या करना है, टाइप करना है cd, फिर आपको टाइप करना है डायरेक्टरी का नाम और उसके बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कमांड दी गई है, आपको कमांड देकर एक ड्राइव से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे शिफ्ट होना है या मूव करना है, ठीक है। फिर आप अमेरिका डायरेक्टरी पे काम कर पाओगे, ठीक है, उस फाइल को आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आप वापस जाना चाहते हो अपनी रूट डायरेक्टरी पे तो आपको टाइप करना होगा cd, उसके बाद आप बैक का जो स्लैश होता है उसको आपको टाइप करना होगा, फिर आपको एंटर को प्रेस करना होगा, ठीक है। अब ये जो कमांड है ये आपको आपकी रूट डायरेक्टरी में लेके जाती है। अगर आपको अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाना है फ्रॉम अ सब डायरेक्टरी, तो आपको इस तरह से डॉस प्रॉम्प्ट cd कमांड को देना होगा, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर आप अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको नाम देखना है अपनी डायरेक्टरी का कि आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, तो आपको टाइप करना होगा cd और फिर आपको प्रेस करना होगा एंटर आफ्टर द डॉस प्रॉम्प्ट। तो इस तरह से जस्ट टाइपिंग cd आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आप कौन सी एक्टिव डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, उसका नेम जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। रिमूविंग अ डायरेक्टरी, द rd कमांड। If the files which were in a subdirectory are no longer required and these are deleted, then there is no need to retain that directory. The rd command can be used to remove such an unwanted or empty directory. Type rd greater than directory location and name less than after the s prompt and press enter. C colon backslash greater than rd c colon backslash India, where C colon backslash is the location of the directory India which has to be removed. This command will work only if the directory is empty. तो बच्चों अगर आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम किसी डायरेक्टरी पे काम करते हैं और हमें वो डायरेक्टरी जो होता है बाद में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, या उसके अंदर का जो आइटम होता है, जो फोल्डर होता है वो हमें नहीं रिक्वायर्ड होता, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप rd कमांड यूज़ करके उस अनवांटेड फाइल को या एम्प्टी डायरेक्टरी को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना है rd, ठीक है। फिर आप उसको ग्रेटर देन के अंदर टाइप करेंगे, उसके बाद आप उसकी डायरेक्टरी का लोकेशन और नेम टाइप करेंगे, उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे लेस देन से, ठीक है, आफ्टर द s प्रॉम्प्ट। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर जो आपकी कमांड है वो वर्क करेगी और आपकी जो डायरेक्टरी है वो वहाँ से क्या हो जाएगी, जो एम्प्टी डायरेक्टरी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स, the dir command. There may be many files on a disk. If you wish to know which files you have on a particular drive or a particular directory, you can ask DOS to display the list of files on the disk. For example, if you wish to view the list of files on the hard disk C, you type dir less than drive name greater than, press enter. C colon backslash greater than dir c colon, where C is the name of the drive. Here C signifies the C drive. When you give this command, you get a list of files
which are displayed as given in the adjoining figures. If you wish to view the contents of a particular directory, you type dir less than directory location, directory name greater than at the DOS prompt and press enter. C:\/ greater than dir C:\India, C:\/ greater than India, where C:\/ greater than India is the location and name of directory. तो बच्चों अब हम जानेंगे कैसे हम dir कमांड से डिस्प्ले करते हैं अपनी फाइल्स की लिस्ट को। ठीक है, आपको पता ही है कि एक डिस्क में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। अगर आपको जानना है कि कौन सी फाइल में कौन सी पर्टिकुलर ड्राइव है या कौन सी ड्राइव में कौन सी फाइल है, तो आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को ओपन करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, DOS को आस्क करते हैं ताकि वो हमारी लिस्ट ऑफ फाइल्स को क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके ऑन द डिस्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको व्यू करना है लिस्ट ऑफ फाइल्स को ऑन द हार्ड डिस्क C, तो आपको कमांड देना होगा dir। ठीक है, उसके बाद आप लेस देन ड्राइव नेम टाइप करेंगे, ग्रेटर देन आप प्रेस करेंगे एंटर। ठीक है, यहाँ पे C जो है वो आपका C ड्राइव को सिग्निफाई करता है। ठीक है, जब आप कमांड देते हो किसी भी ड्राइव को तो वो क्या करता है, आपके सामने लिस्ट ऑफ फाइल्स को डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, एज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अगर आपको चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है ऑफ अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी वो आपके सामने व्यू हो, तो आप क्या करते हो, सिंपली टाइप करते हो dir, फिर आप लेस देन टाइप करते हो, उसके बाद आप डायरेक्टरी लोकेशन टाइप करते हो, देन आप डायरेक्टरी का नेम टाइप करते हो, उसको फिर एनक्लोज करते हो ग्रेटर देन सिंबल के साथ एट द DOS प्रॉम्प्ट, एंड फिर आप क्या करते हो, एंटर प्रेस करते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी जो लोकेशन है और जो आपकी नेम ऑफ डायरेक्टरी है वो आपके सामने ओपन हो जाती है या अपीयर हो जाती है। dir command options, page wise listing IP. If you have a large number of files on a disk and you use the dir command, the file names will scroll off the screen and only the last few names will be visible. In such cases, the dir command's syntax is C:\/ greater than dir C:\/ P. This command lists the contents of the disk page wise. Once the screen is full of file names, the message "press any key to continue" will appear and the scrolling will stop once a key is pressed. The next screen of file names will be displayed. Width-wise listing /W. If you wish to view the contents of the disk width-wise, leave 5 file names per line. For width-wise listing, the command's syntax is C:\/ greater than dir C:\/ This command lists the content of the disk width-wisely 5 file name per line. तो बच्चों यहाँ पे dir कमांड के ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है हमारा पेज वाइज लिस्टिंग। ठीक है, अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स को डिस्क में अप्लाई करना है या उनको देखना है तो आप यूज़ करते हो dir कमांड। फिर जो फाइल नेम होता है वो स्क्रॉल ऑफ हो जाता है आपकी स्क्रीन से। ठीक है, फिर ओनली लास्ट फ्यू नेम्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। ऐसे केसेस में आप dir कमांड देते हो इस तरह से। फिर ये जो कमांड लिस्ट है ये आपके कंटेंट ऑफ द डिस्क को पेज वाइज शो करती है। जब स्क्रीन जो होती है वो आपकी फुल हो जाती है, ठीक है, मतलब जो आपके फाइल नेम्स होते हैं उससे फुल हो जाती है, तो आपके पास एक मैसेज आता है। फिर आपको क्या करना होता है, कोई भी की को आप प्रेस करते हो ताकि आप कंटिन्यू कर सको। ठीक है, फिर वो अपीयर करता है एंड वो स्क्रोलिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है जब आप कोई भी की प्रेस करते हो। ठीक है, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन जो होती है फाइल नेम्स की वो डिस्प्ले हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विड्थ वाइज लिस्टिंग। अगर आपको कंटेंट देखना है किसी भी डिस्क का विड्थ वाइज तो आप लीव 5 फाइल नेम वहाँ पे पर लाइन टाइप करते हो। विड्थ वाइज लिस्टिंग के लिए आपको कमांड देनी होती है इस तरह से। फिर ये जो कमांड लिस्ट है ये कंटेंट को आपके सामने डिस्क विड्थ वाइज शो करती है। क्लियरिंग द स्क्रीन, द CLS कमांड। If your screen is cluttered up with the display of the DOS commands, you can clear the screen. The CLS command can be used to do so. The syntax of the clear screen command is C:\/ greater than CLS.
तो बच्चों अगर आपको क्लियर कमांड को अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होता है, कभी कभी क्या होता है हमारी स्क्रीन जो होती है क्लटर्ड अप हो जाती है, ठीक है, उसमें आपको DOS कमांड जो होती हैं वो आपको ज़रूरत होती है उसको क्या करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो आपको इस तरह से वहाँ पे कमांड देनी होती है अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फाइल कमांड्स। DOS allows you to perform certain activities on the file on a disk, such as copying, deleting, and renaming files. Copying files. The copy command. File can be copied from one drive to another using the copy command. Copying a file to another drive under the same name. If you wish to copy the file on the hard disk to the floppy disk which is in the A drive, the command would be C:\/ greater than copy less than drive file name greater than less than drive file name greater than. Suppose you have to copy a file arvind.bat present in C drive to A drive. Here is what you do. C:\/ greater than copy C:\arvind.bat A arvind.bat, where C is original location of file arvind, bat and A is the destination drive for the file. After the execution of this command, the arvind.bat will be copied on the floppy in the A drive under the same name. DOS displays the message I file copied to indicate to you that the command has been executed. If the name of the file is to remain unchanged, the file name need not to be specified after the target drive. The same command can be given as C:\/ greater than copy C:\arvind.bat A:\. If you wish to make some changes in a particular file without losing the original file, you can do this by specifying the new file name after the drive name. The command syntax for this is C:\/ greater than copy less than drive file name greater than less than drive new file name greater than, where C is the original location of the file and A is the destination drive. C:\/ greater than copy C:\arvind.bat A _arv_pub.bat. After this command is used, the arvind.bat on the hard drive IVC drive will be copied onto the floppy disk, i.e. a drive under a new name arv_pub.bat. The contents of both the file would be the same after the file has been copied. Copying a file as a new file in the same drive. If you want to make a copy of AE in the same drive, the command would be C:\/ greater than copy less than file name greater than less than new file name greater than. Example, C:\/ greater than copy arvind.bat arvind_pub.bat. After the execution of this command, you will have the same file under two different names on the same drive. Here the new file is saved under the name arvind_pub.bat in C drive. तो बच्चों फाइल कमांड्स के बारे में हम जान लेते हैं। DOS जो होता है वो आपको अलाउ करता है सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑन फाइल ऑन अ डिस्क, जैसे कि आप उसको कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर उनको रिनेम भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कैसे आप फाइल को कॉपी करते हो कॉपी कमांड के थ्रू। फाइल जो होती हैं वो एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे कॉपी की जा सकते हैं यूजिंग कॉपी कमांड। किसी भी फाइल को जब आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी करते हो अंडर द सेम नेम, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फाइल को कॉपी करना होता है ऑन द हार्ड डिस्क टू द फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब इसमें आपको ए ड्राइव की फाइल को सेव करना है और आपको कमांड देनी होगी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, सपोज आपको कॉपी करना है एक फाइल जिसका नाम है arvind.bat जो कि प्रेजेंट है किसमें, सी ड्राइव में, और आपको उसको किस में डालना है, ए ड्राइव में डालना है। तो यहाँ पे आपको कमांड इस तरह से देनी होगी, जहाँ पे सी जो है वो ओरिजिनल लोकेशन है, लेकिन आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे है, सी में, और आपको उसको कहाँ पे डालना है, ए में डालना है। ठीक है, मतलब उसकी ए जो है, ए ड्राइव जो है वो उसकी न्यू डेस्टिनेशन है। तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हो तो आपका जो ए arvind.bat जो है वो कॉपी होता है ऑन द फ्लॉपी इन द ए
ड्राइव जो होती है उसमें आपका नेम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन डॉस जो होता है वो आपके सामने क्या करता है, एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि आई फाइल कॉपी टू इंडिकेट यू दैट द कमांड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। अब अगर आपको फाइल नेम चेंज करना है तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो अगर आपको चेंज नहीं करता तो वो फाइल जो है, फाइल का नाम जो है वो अनचेंज रह जाता है, ठीक है। फाइल नेम को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका टारगेट जो है वो दूसरी ड्राइव है, तो आपको सेम ड्राइव में तो नाम नहीं करना, सेव नहीं करना, आपको दूसरी ड्राइव में सेव करना, तो आपको उसके लिए नाम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नाम जो है वो उसका अनचेंज ही रहेगा, मतलब वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है इन पर्टिकुलर फाइल विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल फाइल, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे न्यू फाइल को स्पेसिफाई करते हो उसका न्यू नाम के थ्रू, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको सेम नाम के दो फाइल्स आपकी अलग अलग ड्राइव में होते हैं, तो आपको उसको ढूंढना मुश्किल होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नाम वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जब आप इस कमांड को यूज़ कर लेते हो तो आपका जो अरविंद बैट है ऑन हार्ड डिस्क वो क्या हो जाता है, सी ड्राइव में भी कॉपी हो जाता है ऑन फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ए ड्राइव जो होती है वो आपका न्यू नेम के साथ वहाँ पे वो अपीयर हो रहा होता है, तो जो कंटेंट है बोथ द फाइल वुड बी द सेम आफ्टर द फाइल हैज़ बीन कॉपी, ठीक है। कंटेंट सेम ही रहता है, आपको बस क्या करना होता है, उसका नाम चेंज करना होता है, क्योंकि जब आप क्या कर रहे होते हो, कॉपी कर रहे होते हो, तो वो आपसे पूछता है कि आपको सेम नाम से ही कॉपी करना है या आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो उसका नाम चेंज करना तो आप उसको नाम को चेंज कर सकते हो। नाउ डिलीटिंग फाइल, द del command. Unwanted files occupy storage space on the disk, therefore it is desirable to remove such files. Assume that there is a file arvind_pub.bat on the hard disk which you do not require anymore and want to remove or delete. This can be done using the following commands: c:\\, greater than del, less than file name greater than. Example: c:\\, greater than del arvind_pub.bat. This command deletes the file arvind_pub.bat from the hard disk. अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप डिलीट कमांड से फाइल को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है जब कोई फाइल काम की नहीं रह जाती, अनवांटेड हो जाती है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, किससे, अपनी ड्राइव से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स जो आपको रिमूव करनी है, तो वहाँ पे आपको बताना है कि कैसे आप उन्हें डिलीट करोगे। तो यहाँ पे सपोज एक फ़ाइल है arvind_pub.bat, ये फाइल आपको नहीं चाहिए अपने हार्ड डिस्क में, तो आपको क्या करना होगा, कमांड देके इसे डिलीट करना होगा, फिर आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी फ्रॉम द हार्ड डिस्क। रीनेमिंग फाइल्स, द ren कमांड. Sometimes you may find that a name which you had given to a file initially is not suitable. If you wish to change the name, you need not copy it again under a different name. DOS has the facility to allow the user to change the name of a file. This can be done using the ren command. Syntax for ren is c:\\, greater than ren, less than old file name greater than, less than new file name greater than. Example: if you have a file named Arvind Bat and you now wish to rename it Ankur.bat, the command would be c:\\, greater than ren arvind.bat ankur.bat. This command changes the file name from arvind.bat to ankur.bat. अब बच्चों यहाँ पे बताया कि कैसे आप ren कमांड को यूज़ करके किसी फाइल का नेम को रीनेम कर सकते हो। कभी कभी हमें किसी फाइल का नाम सूटेबल नहीं लगता, तो हमें लगता है कि हम उसको क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से आपकी जो फाइल थी पहले arvind.bat के नाम से, उसे हम चेंज करेंगे इनटू ankur.bat के नाम से, ठीक है। हम उसका नाम चेंज कर देंगे, उसके अंदर का कंटेंट तो सेम रहेगा, लेकिन हम बस उसका जो फाइल का नेम है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको कमांड देना है। आपको पहले ओल्ड फाइल का नेम लिखना है, उसके बाद आपको न्यू फाइल का नेम लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, c:\, आप लिखेंगे, आप \, लिखेंगे, उसके बाद आप ग्रेटर देन लिखेंगे, उसके बाद आप ren arvind.bat, उसके बाद आप न्यू नेम लिखेंगे उसी के साथ साथ, ठीक है, जो आपको चेंज करना है। तो आप देखोगे ये जो कमांड है ये आपके फाइल का नेम जो है वो चेंज कर देगी। Now displaying the contents of a file, the type command.
If you want to use the contents of a file, here is what you do. C:\\, greater than type, less than file name greater than. If a file employee bat exists in the current directory of your hard disk and you want to see its contents on the monitor, the commands would be C:\\, greater than type employee.bat. This command displays the contents of employee bat file. You can now read it. Thus, we can see that DOS helps us to manage the files and contents of our computers. It helps us to communicate with our computer and makes our task easy. अब बच्चों, अगर आपको अपने कंटेंट को डिस्प्ले करना है, ठीक है, या किसी भी फाइल के नेम को आपको डिस्प्ले करना है, उसको आप क्या कर सकते हो, टाइप कमांड के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो. अगर आप चाहते हो किसी भी कंटेंट को यूज़ करना किसी भी फाइल के, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई फाइल है वो एम्प्लॉय करती है बैट एग्जिस्ट, ठीक है, एम्प्लॉय बैट करके कोई फाइल एग्जिस्ट करती है इन करंट डायरेक्टरी ऑफ योर हार्ड डिस्क, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इजीली देख सकते हो और उसके कंटेंट को भी आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हो. उसके लिए आपको बस सिंपल सी कमांड यहाँ पे इस तरह से देनी होगी. ये जो कमांड है ये डिस्प्ले करते हैं आपके कंटेंट को जो होता है आपके एम्प्लॉय बैट फाइल के अंदर. ठीक है, फिर आप इसको देख भी सकते हो और इस कंटेंट को आप रीड भी कर सकते हो. ठीक है, इस तरह से जो डॉस है वो हेल्प करता है आपको मैनेज करने में आपके फाइल्स को और आपके कंटेंट को आपके कंप्यूटर में के साथ आपको हेल्प करता है ताकि आप इजीली अपने कंप्यूटर के साथ क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको और आपके टास्क को भी ये क्या बनाता है, ईजी बनाता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर: अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड्स टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन टू एक्ट. The instructions given to a computer are called programs. External commands require special DOS files for their execution. A directory is a place where the files are stored. DOS has the facility to allow users to change the name of a file. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.